आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 18 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का मापन, इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के प्रवाह से आप क्या समझते हैं या आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? दो तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधन का मतलब हो गया कि किसी वस्तु के निर्माण करने में जिन जिन साधनों की ज़रूरत होती है उसको हम उत्पादन के साधन कहते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इस अर्जित आय से साधन स्वामी मतलब साधन के स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का मांग करते हैं। मांग की यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है। आसान शब्दों में, उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों मिलकर आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह बनाते हैं। इसी को हम आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन मूल्य क्या है? उत्पादन मूल्य क्या है या उत्पादन मूल्य से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को उत्पादन मूल्य के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन मदों को शामिल करना चाहिए? आप लिखेंगे, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित मदों को शामिल करना चाहिए। नंबर 1, पुराने वस्तुओं के बिक्री से या दलाली से या कमीशन से प्राप्त मूल्य को जोड़ेंगे इसमें। दूसरा, सभी उत्पादकों द्वारा किए गए स्वलेखा को जोड़ेंगे। तीसरा, स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य को ऐड करेंगे इसमें। चौथा, जिस मकान में मालिक स्वयं रह रहे हैं उसका किराया भी इसमें ऐड करेंगे। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन हैं? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा, आय विधि होगा। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के प्रति फलस्वरूप अर्जित किए जाने वाले भुगतान अर्थात साधनों की आय का योग किया जाता है। तीसरा, व्यय विधि। इस विधि के द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, दोहरी गणना क्या है या दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है। मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है।
फिर प्रश्न है, दोहरी गणना से कैसे बचा जाए? उत्तर होगा, दोहरी गणना से बचने के दो उपाय हैं। पहला, अंतिम उत्पाद, दूसरा मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद, इस विधि में उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, अर्थात केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। दूसरा, मूल्य वृद्धि विधि, उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तुओं के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया उसको शामिल किया जाता है। 7वां प्रश्न है, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आपका उत्तर होगा, पुरानी वस्तुओं के बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा, हस्तांतरित भुगतान को शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा, शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त आय को शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा, अवैध क्रियाओं से अर्जित आय को शामिल नहीं करना चाहिए। पांचवा, आकस्मिक आय को शामिल नहीं करना चाहिए। छठा, आरोपित अथवा अनुमानित किराया को शामिल नहीं करना चाहिए। सातवां, अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं करना चाहिए। आठवां, मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। नौवां, अपने उपभोग के लिए प्रयोग की गई वस्तु को शामिल नहीं करना चाहिए। 10वां, यात्रा भत्ता को शामिल नहीं करना चाहिए। 11वां होगा, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किया गया योगदान को शामिल नहीं करना चाहिए। 8वां प्रश्न है, अंतिम व्यय क्या है? अंतिम व्यय क्या है? आपका उत्तर होगा, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाला व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाला व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। 9वां प्रश्न है, मध्यवर्ती व्यय क्या है? आपका उत्तर होगा, यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है, यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है और उसका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए या कच्चा माल के रूप में करता है, तो ऐसी वस्तु पर किया गया व्यय मध्यवर्ती व्यय कहलाता है। 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, हरित जीएनपी क्या है? या हरित जीएनपी से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, हरित जीएनपी अस्थायी आर्थिक वृद्धि को सूचित करने वाला एक सूचक है। कुछ विशिष्ट प्रचालों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ किया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद आकलन को हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 18 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।